हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 19 मई से लेकर के 24 मई तक के वीकली करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो आपका डेली करंट अफेयर का वीडियो आता था, अब से वो डेली नहीं आएगा। करंट अफेयर का वीडियो जो यूट्यूब पर फुल वीडियो आता था वो नहीं आएगा, हम लोग वीकली करेंगे। कौन कौन से वीडियो आएंगे आप लोग को बता दूँ मैं। एक तो वीकली हर 7 दिन पर आएगा वीडियो आपका, उसके बाद हर 10 दिन पर वीडियो आएगा, हर 20 दिन पे वीडियो आएगा। उसके बाद जब महीना पूरा हो जाएगा 30 दिन बाद, तो मंथली एक साथ वीडियो आपका आ जाएगा। इसके साथ आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी मैं अब करवाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम मिल पाएगा। तो टॉपिक का भी कवर करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद वन लाइनर, मंथली वन लाइनर, और आप लोग कहेंगे तो हर 10 दिन पे वन लाइनर हम लोग भी वो भी कवर कर लेंगे। पर डेली में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, हो नहीं पाता है वो। लेकिन जो 1 मिनट का वीडियो आता है इंस्टाग्राम में और यूट्यूब पर दूसरे चैनल पर मेरे, वो आता रहेगा। बाकी ये सब रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, जो पीडीएफ आपको मिलते थे, पीडीएफ हो गया, क्विज हो गया, वो सारे आपको पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो क्या हो गया? पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता की बात यहाँ पर हो रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा मिजोरम। पहले तो वो लिख लीजिए। कौन सा राज्य बना है ये? मिजोरम बना है। ध्यान रखें, केरला नहीं है, केरला आंसर नहीं करेंगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का मतलब होता है ये, ऐसा नहीं है कि 100% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, 100% नहीं है, लेकिन अगर 95% से ऊपर आप लोग, मतलब वहाँ की लिटरेसी रेट है, तो उसे माना जाता है कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता है। तो 95% के ऊपर है यहाँ पर, इसलिए कहा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ के जो लोग हैं लगभग सारे लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लगभग सारे लोग लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। कहाँ पर? तो मिजोरम राज्य में। इसलिए पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता इसको बोला गया है। लिखने पढ़ने के साथ थोड़ा बहुत मैथ भी इनको आएगा, मतलब कठिन मैथ तो नहीं आएगा, पर थोड़ा हल्का फुल्का। जैसे सामान लेने गए कहीं पर, तो जो सामान लेने पे जो पैसा बचा या फिर वो सब ये कर पाएंगे इजीली सारे लोग यहाँ पर, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जो हो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिजोरम। अच्छा, अगर ये पूछे कि हाल ही में कुछ दिन पहले पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला यूटी अगर पूछे, पूर्ण साक्षरता यूटी अगर पूछे, ये कौन सा बना था? तो लद्दाख। कौन बना था? लद्दाख। कब? तो 2024 में। इसको भी ध्यान रखें। मिजोरम की बात आई थी, इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था मिजोरम का फॉर्मेशन 20 फरवरी 1987 में। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 पाने वाली बुक हार्ट लैम्प को इसका संबंध किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के अगर हम लोग बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 वाला किसको मिला, मतलब किस बुक को मिला? तो बुक का नाम तो हो जाएगा हार्ट लैम्प। ठीक है। मतलब किसने लिखा है इस बुक को? तमिलनाडु के रहने वाली हैं बानू मुश्ताक। किनको मिला है? बानू मुश्ताक जो हैं, उनको यह अवार्ड को दिया गया है। अच्छा, जो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलता है, यह उस बुक को मिलता है जो लिखा तो किसी और भाषा में था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, उसी बुक को मिलता है। तो इसका ट्रांसलेशन किसने किया? इसका ट्रांसलेट किसने किया? अगर इसकी बात करें हम लोग, तो इसको किया है दिया भास्टी ने। किसने किया है? दिया भास्टी। इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। ओरिजिनली इसको किसने लिखा है? तो बानू मुश्ताक ने लिया है। हार्ट लैम्प नाम है बुक का। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। यह अवार्ड देता कौन है? तो या तो इसका अवार्ड जो है ये आयरलैंड में दिया जाता है, या तो कहाँ पर? आयरलैंड और इंग्लैंड, दोनों जगहों मिलाकर दिया जाता है। ये इंग्लिश में पब्लिश हुई बुक को जो ट्रांसलेट होके हुई होती है, इसको ध्यान रखें आप लोग। और अगर बात करेंगे हम लोग पहली बार कब दिया गया था इस अवार्ड को, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। इसकी शुरुआत हुई थी। इस बुक में बताया क्या गया है, तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम जो महिलाएं हैं, उनके डेली लाइफ में क्या क्या मतलब प्रॉब्लम रहती हैं, चैलेंजर रहते हैं, उनके बारे में डिटेल में इनको कह सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के बारे में इसमें इस बुक में बताया गया है। इनाम की अगर बात करें हम लोग, इसमें इनाम राशि कितनी होती है? तो वो होती 50,000 पाउंड। इंग्लैंड में क्या चलता है? पाउंड चलता है। इनाम क्या हो जाएगी इसकी? 50,000 पाउंड।
और अगर ये पूछे कि इस अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी गीतांजलि श्री। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको मिटा देता हूँ। पहली भारतीय महिला कौन थी अवार्ड को पाने वाली, तो गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को ये अवार्ड मिला था। कब मिला था, किस बुक के लिए, टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि इनके बुक का नाम था, इनको दिया गया था। और पिछली बार किसको मिला था, 2024 में, तो मिला था जेनी अर्पनबेक को। किसको मिला था, जेनी अर्पनबेक को मिला था ये। इनकी बुक का क्या नाम था, कैरोस। कैरोस के लिए इनको दिया गया था। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। एक होता है बुकर पुरस्कार, एक क्या होता है, बुकर पुरस्कार होता है। तो ये पाने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे, फर्स्ट मेल इंडियन की अगर बात करें हम लोग, फर्स्ट मेल इंडियन बुकर पुरस्कार। ध्यान रहे दोनों में डिफरेंस क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ट्रांसलेटेड बुक को भी दिया जाता है, और भी कोई बुक हो सकती है उसको अवार्ड दिया जाता है। और जो बुकर पुरस्कार होता है ये ओरिजिनली बुक को दिया जाता है, जिसने मतलब जिसी भाषा में लिखा गया हो। तो पहले भारतीय पुरुष कौन थे इसको पाने वाले, तो वो थे BS नायपाल। कौन थे, BS नायपाल थे। और वहीं पर अगर हम पहली फीमेल की बात करें, फीमेल इंडियन की बात करें अगर, तो अरुंधति राय को मिला था। किसको मिला था, अरुंधति राय को मिला था। ध्यान रखें इनकी बुक का क्या नाम था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको दिया गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और 2024 में बुकर पुरस्कार अभी किसको मिला है, 25 वाला तो मिला नहीं है, 24 वाला समंथा हार्वे को मिला था। समंथा हार्वे को मिला है, इसको आपको ध्यान रखना है। बुक का क्या नाम है, द ऑर्बिटल। द ऑर्बिटल इनके बुक का नाम है। तो ये कुछ सारी बातें हो गई, इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो या फिर बुकर प्राइज हो, दोनों के बारे में इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने $75 बिलियन की लागत वाली गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की योजना की घोषणा की है, तो इसको किया है USA ने। फोटो में देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इसकी घोषणा किया है। ठीक है, ये सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है, मिसाइल सुरक्षा कवच है, जो कि नाम क्या रखा गया इसका, गोल्डन डोम इसका नाम है। इसके पहले इनके पास क्या था, तो आयरन डोम था, जो कि इजराइल के पास भी आयरन डोम ही है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें भारत के पास कौन सा है, ये भारत के पास कौन कौन से हैं, ये जो होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे, तो भारत का अभी आप लोगों ने देखा युद्ध में यूज हुआ S-400 जो है, हमने इसको कहाँ से ख़रीदा है, रूस से ख़रीदा है S-400। इसी का नाम क्या है, ट्रायम्फ भी। इसी को किस नाम से जानते हैं, ट्रायम्फ। तो ये भारत के पास है। इसके अलावा भी भारत के पास और कौन कौन है, आकाश तीर है एक, कौन हो जाएगा, एक तो भारत के पास आकाश तीर है। ठीक है, एक है आपका समर नाम से है, भारत के पास एक और किस नाम से है, समर नाम से है। ठीक है, एक वसारोद नाम से है, वसारोद। तो ये तीन तो भारत के पास हैं, ये कम दूरी वाले थे। S-400 जो हमने रसिया से लिया है, ये इसकी जो क्षमता है, मतलब कितनी दूर तक जा सकता है, 400 किलोमीटर पहले भी ट्रैक कर सकता है कोई मिसाइल अगर आ रहा हो। हम लोग कुछ और देश का देखते हैं कि इनके पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है। बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के पास कौन सा है, USA के पास पहले कौन था, अभी तो ये बना रहे हैं लोग गोल्डन डोम, इसके पहले क्या था। चाइना की बात करेंगे, उनके पास क्या है, तो इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर बात करेंगे हम लोग इजराइल के पास कौन सा है, तो आयरन डोम, क्या नाम है इसका, आयरन डोम। USA की बात करेंगे तो उनके पास पहले से कौन सा है, थर्ड, क्या नाम हो जाएगा उसका, थर्ड नाम हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास है HQ-9, क्या है, HQ-9। ये कुछ और होंगे, इसको ध्यान रखें, बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन और कंबोडिया के बीच, कंबोडिया में ही कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है, तो उसका नाम है गोल्डन ड्रैगन। किसके बीच में हो रहा है, इसका होस्ट कौन है, तो इसका होस्ट कंबोडिया ही है। होस्ट इसका कौन है, कंबोडिया भी है। चाइना और कंबोडिया के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। दोनों देशों के बीच ये रक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा, यह जो गोल्डन ड्रैगन युद्ध अभ्यास है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के नए प्रमुख कौन बन गए हैं। आंसर तो हो जाएगा हमारा तपन कुमार डेका। कौन बने हैं, तपन कुमार डेका हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात किसकी आई है,
इंटेलिजेंस ब्यूरो की। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्या क्या काम होता है इसका, कैसे कैसे ये फंक्शनिंग करता है। तो इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो पहली बार इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1887 में। कब हुआ था इसका फॉर्मेशन, 1887 में हुआ था। तब इसका काम क्या होता था, भारत के बाहर बाहर हो या फिर अंदर हो, देश के अंदर हो, दोनों जगहों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करना इस आईबी का काम हुआ करता था। इसका नाम तब आईबी नहीं था, कुछ और था इसका, ठीक है। लेकिन 1920 में इसका नाम क्या कर दिया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी। और इसका काम अब क्या हो गया, सिर्फ ये भारत के अंदर की चीज़ें के बारे में खुफिया जासूसी करेगा। उसके बाद 1968 आता है। 1968 में एक नया बनाया जाता है जिसका नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। 1968 में क्या बनाया जाता है, रॉ बनाया जाता है। और अब जो भारत के बाहर जो भी जितने भी चीज़ें होंगी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना होगा, वो किसको सौंपा गया, रॉ को सौंपा गया। और आईबी कहाँ पे देखेगी, अंदर देखेगी। तो ये इसके बारे में था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तपन डेका। और अगर ये पूछे कि भारत में सीबीआई जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1963 में। इसको भी ध्यान रखें। आईबी देश के अंदर की चीज़ों की जानकारी रखता है, खुफिया जानकारी, और रॉ जो होता है देश के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया कहाँ पर शुरू किया गया है। तो इसको शुरू किया गया है उड़ीसा के तट पर। कहाँ पर किया गया है, उड़ीसा के तट पर। क्या है ऑपरेशन ओलिविया, तो इसमें जो ओलिविया रिडल्स और टर्टल आते हैं, क्या नाम है इसका, ओलिविया रिडल टर्टल यानी कछुओं की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कछुओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके संरक्षण के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है, हर साल चलाया जाता है, इस बार भी चलाया गया है उड़ीसा के तट पर। क्यों जरूरी है, यहाँ फोटो में दिख रहे हैं आप लोग को रेड ओलिविया टर्टल। इनको बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मरीन इकोसिस्टम होता है उसको बैलेंस करने में, यानी एक्वाटिक जो पानी में जीव जंतु रहते हैं उनको बैलेंस करने में एक्वाटिक सिस्टम, उनका जो इकोसिस्टम होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, ओलिविया रिडल और ये टर्टल जो होता है। किस लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है, इनकी सेफ नेस्टिंग के लिए, ताकि इनको बचाया जा सके, सेफ नेस्टिंग के लिए, इनके अंडे टूटने ना पाए, ठीक है। विश्व कछुआ दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व कछुआ दिवस ये कब मनाते हैं हम लोग, 23 मई को। कब मनाएंगे, 23 मई को हम लोग मनाते हैं, इसको ध्यान रखें। और उत्तर प्रदेश में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा, तो वहाँ पर एक जिला है गोंड, उस जिले में स्थापित किया जाएगा, इसको भी ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने तेलंगाना में इंदिरा सौर गृह जल विकास योजना की शुरुआत की है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। तो इन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी वर्ग के जो भी समुदाय के लोग हैं, इनको सशक्त, उनके किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आजीविका को सुधारना इसका उद्देश्य रहने वाला है। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तमिलनाडु में हुआ, रेवंत रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर E0 FIR पहल को शुरू किया है। तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है। क्या है E0 FIR, ये क्या है, तो जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं आजकल, अगर ये 10 लाख रुपए से ऊपर का फ्रॉड होता है आपके साथ, और आपका जो ऑनलाइन नंबर है यहाँ का 1930 या फिर जो इनका पोर्टल है उस पर आप लोग अगर सूचना देते हैं, तो इसको एज ए FIR, 10 लाख से ऊपर है तब ध्यान रखें, तभी ये लागू होगा। इसको एज ए FIR कंसिडर किया जाएगा। उसके लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से फ़ोन पर भी आप बोलेंगे तो FIR कंसिडर कर लिया जाएगा। यही होना है इसमें। किस प्रोजेक्ट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है, तो पायलट प्रोजेक्ट, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जयंत नार्लिकर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस फील्ड से था। तो एस्ट्रोफिजिशियन थे वो, एस्ट्रोफिजिक्स से उनका संबंध है, यानी खगोल भौतिकी। किससे संबंध है इनका, खगोल भौतिकी से इनका संबंध है। अगर हम लोग इनके अचीवमेंट की बात करें तो पहला तो पद्म भूषण, पद्म भूषण की बात करेंगे हम लोग, कब मिला इनको। फिर पद्म विभूषण की बात करें, ये कब मिला इनको। उसके बाद कलिंग पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, कलिंग पुरस्कार ये भी इनको मिल चुका है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार
ये भी इनको मिल चुका है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भी इनको मिल चुका है। तो कब कब मिला है इसको ध्यान देते हैं। पद्म भूषण की बात करेंगे तो 1965 में इनको मिला था। पद्म विभूषण की बात करेंगे 2004 में मिला था। कलिंग पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें 1996 में मिला था, जो कि यूनेस्को के द्वारा दिया गया था। महाराष्ट्र भूषण की बात करेंगे 2010 में। और साहित्य अकादमी की बात करेंगे तो 2014 में इनको दिया गया था। तो ये कुछ इनके अचीवमेंट के बारे में हो गया, इसको ध्यान रखें। इनका संबंध एस्ट्रोफिजिक्स से था, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टी फॉर बेटर लाइफ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 21 मई को। कब मनाया गया है? 21 मई को मनाया जाता है। ये थीम क्या रहा है इसका? टी फॉर बेटर लाइफ इसका थीम हो जाएगा इस बार का है। अच्छा, कब से स्टार्ट हुआ था इसका चाय दिवस मनाना? तो स्टार्ट कब से हुआ था? ये 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, ये पूछे अगर चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो नाम सही लग रहा है, चा से चाय, चा से चीन, चीन से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, जिस पौधे से चाय पत्ती हम लोग पत्ता तोड़ते हैं उस पौधे का नाम की अगर बात करें हम, उस पौधे का क्या नाम होता है? पौधे का नाम क्या होता है? कैमेलिया सिनेसिस। क्या नाम होता है उस पौधे का? कैमेलिया, कैमेलिया सिनेसिस, सीनेसिस उसका नाम होता है। इसको भी आपको ध्यान रखने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 21 मई को एक और डे मनाया गया है, आतंकवाद विरोध दिवस। क्या मनाया गया है? आतंकवाद विरोध दिवस, ये भी मनाया गया है 21 मई को। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान के टोक्यो में स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष 2025-26 के लिए किस देश को बनाया गया है? तो अभी हाल ही में एशियाई उत्पादक जो संगठन है इसकी बैठक इस बार कहाँ पर हुई है? इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? जकार्ता में। कहाँ पर हुआ है? जकार्ता, जो कि कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में जकार्ता स्थित है, वहाँ पर इसकी बैठक होती है। और यहाँ पर किसको बनाया जाता है इसका अध्यक्ष? कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा इसका? तो भारत। कौन बनाया जाता है इसका अगला अध्यक्ष? तो भारत बनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारत हो जाएगा, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, जो बैठक हुई किस नंबर की हुई थी यहाँ पर? तो ये हुई थी 67 नंबर की। 67 जो एडिशन है इस बैठक का हुआ यहाँ पर। बात करेंगे अगर हम लोग कि जो एशियाई उत्पादकता संगठन, इसकी अगर बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ठीक है, तो 1961 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका आपको मिलेगा टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पर है? तो जापान में है। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्तमान में अगर इसके डीजी की बात करें, डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डॉक्टर इंद्र प्रदना सिंगा बिनाटा हैं। क्या नाम हो जाएगा इनका? डॉक्टर इंद्र प्रदना सिंगा बिनाटा इनका नाम हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, भारत में किस मंत्रालय के अधीन आएगा ये? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के। कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन ही आएगा। और भारत की तरफ से इस बैठक में भाग किसने लिया था? पीयूष गोयल ने। ये मंत्रालय वर्तमान में किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो उत्पादकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत अध्यक्षता इसकी 2025-26 में करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो नीदरलैंड में। कहाँ पर शुरू हुआ ये? नीदरलैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। इसी को हम लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। नीदरलैंड को ही क्या बोलते हैं? हॉलैंड बोलते हैं। यहीं पे एक शहर है रोटरडैम करके, यहीं पर बैठक हुआ है। ये रोटरडैम में इसकी बैठक हुई है। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन यहाँ पर हुआ है। अच्छा, भारत का लक्ष्य कब तक है नेट जीरो कार्बन इमिशन का? नेट जीरो कार्बन इमिशन, इसका भारत का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक है। और 2047 तक भारत का लक्ष्य क्या है? 2047 तक एनर्जी के मामले में भारत इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये भारत का लक्ष्य 2047 तक है। और नेट जीरो कार्बन इमिशन का 2070 तक है।
आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एआई डीप फेक को रोकने के लिए टेक इट डाउन एक्ट ये किसने पारित किया है? तो इसको पारित किया है यूएसए ने। कौन सा एक्ट का नाम टेक इट डाउन एक्ट है? आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। होगा क्या इसमें? ये डीप फेक जो होता है, जो आजकल ऑनलाइन वीडियो बना लेते हैं लोग एआई से, ठीक है, और किसी का दूसरे का वीडियो बना के कुछ भी मतलब कर देते हैं उसको, तो यही डीप फेक होता है। तो इसको ध्यान रखें आप लोग। एआई के द्वारा बिना सहमति के नकली फ़ोटो या फिर वीडियो नकली फ़ोटो वीडियो बनाना, यही होता है आपका डीप फेक, ठीक है। तो इसको रोकना इसका उद्देश्य रहने वाला, ये ना होने पाए। अच्छा, अगर किसी ने बना दिया तो क्या होगा? तो अगर किसी ने बनाया है तो 48 घंटे के अंदर उसको चीज़ उस प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा, जो भी सोशल मीडिया का लिंक है, प्लेटफॉर्म है वो। अदरवाइज क्या होगा? उनके ऊपर केस होगा और जेल भी हो सकती है। तो ये अमेरिका ने पारित किया, यूएसए ने, ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स एजुकेशन अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरला। रोबोटिक्स यहाँ पर क्लास 10 में अनिवार्य कर दिया गया है। रोबोटिक्स को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राजस्थान के बीकानेर से 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ से? तो राजस्थान के बीकानेर से। कहाँ से? राजस्थान के बीकानेर से यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। क्या खास बात होगा? ठीक है, तो इसमें कुछ फैसिलिटी जो होती है अच्छी क्वालिटी की रहने वाली है इस 103 स्टेशनों पर। इसमें से अगर 103 स्टेशन की बात करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश में 19 स्टेशन जो कि मतलब बनाए गए हैं ऐसा। इसको ध्यान रखें, सुविधा फैसिलिटी यहाँ पर कुछ ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में। किस किस जगहों को कनेक्ट करेगा ये? तो पहली बात, टोटल अगर इसके लेंथ की बात करें हम लोग 107 किलोमीटर ये कवर करेगा। किन किन जगहों को कवर करेगा? तो उत्तर प्रदेश में जिला है बहराइच जिला हो गया। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी है? कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको कवर करेगा। यहीं पर आपका दुधवा नेशनल पार्क को भी कवर करेगा ये, ठीक है। और उसके बाद किशनपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी, उत्तर प्रदेश का किशनपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन 3 जगहों का ये 107 किलोमीटर टोटल मिला के ये कवर करने वाला है। ट्रेन देख रहे हैं यहाँ पे, पूरा आप बाहर से मतलब बाहर देख सकते हैं, इसको शीशे का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो 2050 तक भारत चीन को पीछे करके नंबर 1 पे आ जाएगा। कितने टन हो जाएगी इसकी कैपेसिटी तब? तो 100 मिलियन टन। 100 मिलियन टन हो जाएगा भारत का प्रोडक्शन आलू के मामले में। ध्यान रखें, कब तक? 2050 तक। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्पेन के दिग्गज प्लेयर पेपी रीना ने संन्यास ले लिया है। इनका संबंध किस खेल से थे? तो ये मशहूर फुटबॉलर हैं, ठीक है। इनका संबंध किससे हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। इन्होंने अभी हाल ही में 42 वर्ष की आयु में संन्यास लेने की घोषणा किया है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो स्पेन के रहने वाले हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पूछे किस फुटबॉल क्लब से ये खेलते हैं? तो बार्सिलोना। किससे खेलते हैं? बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से ये खेलते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राहबीर योजना किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश में। क्या होगा इस राहबीर योजना में? राहबीर योजना की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें क्या होगा? पहली बात तो मध्य प्रदेश में हुआ स्टार्ट ये। इसमें होगा क्या? अगर मान लिया रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, फोटो में दिख रहा है आपको, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको समय पे आप लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया, समय पे अस्पताल पहुंचा दिया, तो आपको सरकार की तरफ से 25,000 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है। छोटा मोटा चोट के लिए नहीं माना जाएगा, गंभीर चोट लगा हुआ है और टाइम से अस्पताल पहुंचाते हैं तो 25,000 आपको सरकार की तरफ से मिलेंगे। और यह एक व्यक्ति को केवल 5 बार ही मिल सकता है। ये नहीं कि आप हमेशा हमेशा लेके पहुंच रहे हैं, बिजनेस बना लिए हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति को मैक्सिमम 5 बार ही मिल सकता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकृति के साथ सामंजस्य सतत विकास ये थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। थीम क्या है इसका? तो प्रकृति के साथ सामंजस्य सतत विकास, इंग्लिश में बोले तो
हारमोनी विथ नेचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका इस बार का थीम रहने वाला है। अच्छा, ये पहली बार कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम की अगर बात करें 2000 में ये मनाया गया था और तभी से इसको 22 मई को मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर देखने को मिलता है? तो अमेजन वर्षावन में। अमेजन वर्षावन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है बायोडाइवर्सिटी। अगर हम लोग भारत की बात करें, इंडिया में टोटल दुनिया का 8% जो डाइवर्सिटी है वो भारत में देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो वेस्टर्न घाट में। कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में इसको देखने को मिलता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कितनी ज़्यादा यहाँ पर लिविंग थिंग्स रह रहे हैं, कितने वैरायटी के, चाहे पेड़ पौधों कैटेगरी हो, चाहे जानवर कैटेगरी हो, चाहे जिस कैटेगरी हो, लिविंग थिंग्स की कितने वैरायटी ऑफ चीज़ें रह रही हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट बैठक की रिपोर्टिंग करने के लिए किस नाम से एआई एंकर को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है अंकिता। किस नाम से लॉन्च किया गया है? अंकिता नाम से लॉन्च किया गया है। एआई एंकर है। असम भाषा में ये, असमिया भाषा में ये न्यूज़ सुनाने वाली हैं। ये फोटो में दिख रही हैं आपको, ये आपको ओरिजिनल लग रही है एकदम, पर ये एआई से बनाई गई हैं। ठीक है, ये मुख्यमंत्री हैं यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा, इसको ध्यान रखें। हम लोग एआई से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला है भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर बनेगी? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला एआई शिक्षक, इसका नाम क्या है? आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। कहाँ पर ये है? उड़ीसा में। भारत की पहली एआई फिल्म ये कौन सी थी? तो इराह। दुनिया की पहली मिस एआई ये कौन बनी है? दुनिया की पहली मिस एआई केजा लेइली। क्या नाम है इनका? केजा लेइली नाम है, इसको ध्यान रखें। और अभी कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने एआई चैटबॉट लॉन्च किया था, उसका क्या नाम था? सारथी। क्या नाम था उसका? सारथी नाम था, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर ये कहाँ पर स्थित है? तो याला ग्लेशियर है नेपाल में। नेपाल में एक शहर है, क्या नाम है उसका? लांगटोंग। लांगटोंग ये यहाँ पर स्थित है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, मृत होने का मतलब क्या है? ग्लेशियर मृत हो गया मतलब ये पूरी तरीके से पिघल चुका है, लगभग पूरी तरीके से पिघल चुका है ये। ग्लेशियर क्यों पिघलता है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी CO2 गैस जो है अर्थ पे अगर ये बढ़ेगा तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा? अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो इंक्रीज कर जाएगा, जिससे क्या होता है? ग्लेशियर पिघलने लगता है। और ये पूरी तरीके से पिघल गया है, इसलिए इसे क्या घोषित किया गया है? मृत घोषित कर दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। अच्छा, अगर हम ग्लेशियर संरक्षण दिवस अभी हाल ही में मनाना स्टार्ट हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? ग्लेशियर संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाएगा। और ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025 घोषित किया गया है। ग्लेशियर संरक्षण जो है वर्ष ये 2025 को घोषित किया गया, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो वह सियाचिन। कौन हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ठीक है, और यही ग्लेशियर से ही एक नदी बहती है जिसका क्या नाम है? नुब्रा। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो सियाचिन ग्लेशियर से, इसको भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति स्टार्ट किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सैंड की बात हो रही है, इसको बनाया जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे जो नेचुरल होता है सैंड, उस पर जो निर्भरता है वो थोड़ी ख़त्म हो पाएगी। ठीक है, और ये थोड़ा इको फ्रेंडली भी है, तो इससे पोल्यूशन वगैरह भी कम होगा और पर्यावरण की हानि भी नहीं पहुँचाएगी, इसका फ़ायदा रहने वाला है। और कहाँ पर शुरुआत? महाराष्ट्र में। और जो कंपनी इस रेत को बनाएगी उसको MSME का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में CRPF ने नक्सलवाद के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? तो ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम हो जाएगा? कहाँ पर स्टार्ट हुआ है ये? CRPF ने स्टार्ट किया कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है, तेलंगाना के बॉर्डर पे इसको शुरू किया गया है। लगातार 21 दिनों तक ये चलने वाला है, इसको ध्यान रखें। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि छत्तीसगढ़ में एक और ऑपरेशन का स्टार्ट हुआ था,
नक्सलवादियों के खिलाफ ही ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल को ख़त्म करना इसका लक्ष्य होने वाला है ऑपरेशन संकल्प का। छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हुई है और अभी जो स्टार्ट हुआ ब्लैक फॉरेस्ट नाम का, यह छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे स्टार्ट हुआ है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने CCI बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है? पंकज आडवाणी ने इसको जीता है, फोटो में दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल के काठमांडू में सागर माथा संवाद के किस संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है? तो पहले संस्करण है इसका, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाए क्वेश्चन ये। कब से कब तक चला ये? तो 16 से लेकर के 18 मई तक इसका आयोजन किया गया 2025 में, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ था ये। ठीक है, कहाँ पर हुआ? तो काठमांडू जो कि नेपाल में स्थित है, वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। इस बार यह पहले नंबर का है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है बहुत तेज़ी से, क्लाइमेट चेंज, इन विषयों पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखें। सागर माथा किसे बोलते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा। अभी हम लोग माउंट एवरेस्ट के बारे में आगे एक क्वेश्चन और आएगा, वहाँ डिटेल में देखेंगे उसकी हाइट कितनी है, कहाँ पे किस नाम से उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साउथ कोरिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है? तो हिना खान को बनाया गया है, फोटो में दिख रही हैं आपको हिना खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा अभी हाल ही में किया है? तो ये मनाया जाएगा 23 सितंबर से, अभी हाल ही में घोषणा हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ला लीगा खिताब 2025 इसको किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता है? बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने इसको जीत लिया है। ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन रहा है? तो स्पेनियल फुटबॉल क्लब रहा है। कितनी बार बार्सिलोना फुटबॉल क्लब इस टूर्नामेंट को जीत चुका है? तो कुल 28 बार अभी तक जीत चुका है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे रियल मैड्रिड की, तो इसने कुल 36 बार इस खिताब को जीता है। ये ला लीगा जो है ये कि स्पेन का फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो का 101 नंबर का जो मिशन है विफल हो गया है, उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो अभी हाल ही में विफल हो गया है मिशन C61 से, इसको PSLV C61 से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि मिशन हो गया। ये किस सैटेलाइट को लेके जा रहा था? अर्थ ऑब्जर्वेटरी EOS सैटेलाइट था जिसको ये लेके जा रहा था और विफल हो गया है। अच्छा, इसरो ने 100वां मिशन अपना लॉन्च किया था, वो आप लोग को रटा होना चाहिए 100 वाला। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था और किसके लिए लॉन्च किया गया था? तो इसरो का 100वां मिशन जो है ये GSLV F-15 से लॉन्च किया गया था। NBS नेविगेशन सैटेलाइट 02 जो है इसको लॉन्च किया गया, तो इसको ध्यान रखें। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? बी नारायणन। कौन है? बी नारायणन है, इसको ध्यान रखें। 11th नंबर के हैं ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है? तो इसका गया का नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज ने कौन सा खिताब जीत लिया है? तो इन्होंने हाल ही में इटालियन ओपन को जीता है। किसने जीता है? फोटो में दिख रहे हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, इसको ध्यान रखें। और हराया इन्होंने किसको? जैनिक सिनर को। कौन हारा है इसमें? जैनिक सिनर, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, उनको हराया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को बताने के लिए एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो कल्चरल मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है इसको। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? तो भारत ने अभी जो पाकिस्तान पे अटैक किया उसमें जो चलाया गया ऑपरेशन, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट है कि हाल ही में पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन अभी उत्तराखंड में हुआ है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर धामी वहाँ के हैं मुख्यमंत्री। उन्होंने इसकी शुरुआत की है, जो कि 15 मई से लेकर के 25 मई तक इसका आयोजन होगा। कुंभ मेले की बात आई है तो इस बार कुंभ मेला कहाँ पे लगा था? प्रयागराज में। ठीक है, 3 नदियाँ वहाँ मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती,
ठीक है। सरस्वती नदी जो है विलीन हो चुकी है। गंगा जमुना का ही मीटिंग पॉइंट है, संगम जिसे कहते हैं, वहीं पर अभी क्या लगा था, कुंभ मेला। और 3 नदियाँ जहाँ मीट करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिवेणी। क्या बोलते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखें। कुंभ मेला के लिए उत्तर प्रदेश में एक नया जिला बनाया गया था टेम्परेरी, किस नंबर का था, 76 नंबर का था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में हुए सैफ अंडर-19 खिताब को ये किसने जीत लिया है, तो भारत ने इसको जीत लिया है। अभी इस बार अंडर-19 जो सैफ वाला साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19, ये भारत में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पे एक शहर है यूपिया करके, यूपिया शहर में इसका आयोजन किया गया है, वहाँ पर गोल्डन जुबली स्टेडियम पे, इसको भी ध्यान रखें आप लोग को। जीता कौन है, जीता कौन, तो भारत। हारा कौन, कौन हारा यहाँ पर, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पर हार गया, इसको ध्यान रखें। कुल यहाँ पे 6 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। एक तो हो गया आपका भूटान, बांग्लादेश हो ही गया है, नेपाल, नेपाल हो गया, मालदीव, मालदीव हो गया, और श्रीलंका और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। अगर हम लोग सैफ की बात करेंगे, साउथ एशियन, इसकी बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा इसका, तो ढाका में मिलेगा। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में है। और वर्तमान में हेड कौन है इसके, हेड की बात करेंगे तो मोहम्मद सलाउद्दीन है, मोहम्मद सलाउद्दीन इसके हेड हैं, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कामिल इद्रिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं यहाँ पर, तो सूडान के। कहाँ के बने हैं, सूडान के बने हैं। कौन, कामिल इद्रिस, फोटो में आपको दिख रहे हैं। सूडान में गृह युद्ध चल रहा था, तो उस गृह युद्ध में जो वहाँ के भारतीय थे उनको निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, सूडान से निकालने के लिए तो ऑपरेशन कावेरी चलाया था। अभी हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सिंदूर, पाकिस्तान पर जवाबी हमला के लिए ऑपरेशन सिंदूर, और कश्मीर वाले एरिया में घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन टिक्का चलाया गया, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया था उसकी मदद के लिए हमने कौन सा मिशन चलाया था, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था। अभी म्यांमार में भूकंप आया था, उसके लिए हम लोगों ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, म्यांमार की मदद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लोतोबी लाकी लाकी में विस्फोट हुआ है, तो यहाँ पर बहुत विस्फोट होता है, इंडोनेशिया का है ये। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा क्या आता है, भूकंप भी आता है और ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में क्या है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर है। या रिंग ऑफ फायर वह एरिया है जिस एरिया में भूकंप आने के चांसेस या फिर ज्वालामुखी विस्फोट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसी एरिया में इंडोनेशिया भी आता है। कौन सा देश आता है, इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, ये यहाँ पर लाई करता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्फोट होते हैं। वर्तमान में 130 वोल्केनो इनके पास है, ज्वालामुखी जो है एक्टिव है, जिसमें विस्फोट हो सकता है कभी भी। 130 सिर्फ एक्टिव है, बाकी और भी ढेर सारे हैं यहाँ पे। इंडोनेशिया का जिक्र हुआ है तो मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो भारत इनके साथ कौन कौन से करता है, तो एक तो समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति भारत के साथ, इंडोनेशिया के साथ, और गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति, ये भी हम लोग इन्हीं के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी में देखते हैं हम लोग कि भारत में जो ज्वालामुखी की बात है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में है, वो क्या हो जाएगा आपका, माउंट मैरापी, मैरापी यहीं पे देखने को मिलेगा। क्राकातोआ, क्राकातोआ भी यहीं देखने को मिलेगा। ईबू करके है कि ये भी यहीं मिलेगा। डुकोनो भी यहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखें। और ब्रिक्स, ब्रिक्स में 10वां मेंबर अभी हाल ही में शामिल हुआ, वो कौन है, तो वो भी इंडोनेशिया है। ब्रिक्स में 10वां मेंबर के रूप में शामिल हुआ, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एनडीबी, उसमें भी शामिल हुआ है ये, और 9वें नंबर का देश बना है उसमें शामिल होने वाला, इसको ध्यान रखें। वर्ल्ड वाटर समिट 2024 वाला, क्या वर्ल्ड वाटर समिट की बात करेंगे 2024 वाला, ये भी कहाँ पर हुआ है, तो इंडोनेशिया में बाली में इसका आयोजन हुआ है। किस नंबर का था ये, तो 10वें नंबर का था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल कौन खरीद रहा है, इंडोनेशिया। और पहले इसके कौन खरीद चुका है, फिलीपींस इससे खरीद चुका है भारत से, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं प्रोबो सुबियांतो, ये चीफ गेस्ट थे इस बार 26 जनवरी पे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में
माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली CISF की पहली महिला कर्मी कौन बन गई हैं? तो ये बनी है गीता समोता। कौन बनी है? गीता समोता बनी है। इसको आपको ध्यान रखना है। जब से भारत आजाद हुआ पहली बार ये मतलब कोई चढ़ा है इस पे। गीता समोता हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहली महिला है 56 सालों में चढ़ी हैं, इसको ध्यान रखें। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेपाल की बात करेंगे। ये नेपाल और तिब्बत वाले एरिया में लाई करता है। तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर लाई करता है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा के नाम से जानते थे। अभी ऊपर मैंने देखा बता आप लोग क्वेश्चन पढ़ाया कि सागर माथा बैठक भी हो रहा है वहाँ पर। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? चोमलुंगमा। क्या नाम हो जाएगा? चोमलुंगमा, इस नाम से इसको तिब्बत में जानते हैं। इसकी हाइट की अगर बात करें हम लोग, हाइट कितनी है इसकी? तो 8848.86 मीटर ये इसकी हाइट है। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर लाई करता है, इतने हो ही गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। कौन थे? सर एडमंड हिलेरी। ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे जो इस पे चढ़े थे। अच्छा, दुनिया की पहली फीमेल की बात करेंगे जो चढ़ी थी इस पे, उनका नाम था जुंको तोबेई नाम था इनका। ये कहाँ से थी? जापान से। और एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? तो ये न्यूजीलैंड से थे, इसको भी ध्यान रखने। ये चढ़े थे कब? तो 1953 में। और ये कब चढ़ी थी? तो 1975 में। अच्छा, पहले भारतीय इसमें कौन हो जाएंगे? तो बिछेंद्री पाल। पहली भारतीय महिला की अगर बात करें हम लोग तो वो कौन हो जाएंगी? बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल इस पे चढ़ी 1984 में। और पहली भारतीय जो विकलांग महिला चढ़ी इस पे, उनका नाम क्या है? अरुणिमा सिन्हा। क्या नाम हो जाएगा? अरुणिमा सिन्हा हो जाएगा, ठीक है। 2013 में इन्होंने ये कारनामा किया था। ये कुछ बातें हो गई माउंट एवरेस्ट, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु में भारत के पहले महावत विलेज का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। इन्होंने इसकी घोषणा मतलब यहाँ पर इसको लॉन्च किया है, महावत विलेज। यहाँ फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु में जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, वहीं पर जो हाथियों के संरक्षण के लिए जगह है, वहीं पर इस गांव को लॉन्च किया गया, बनाया गया है। इसमें जो हाथी को देखरेख करते हैं महावत लोग, उनके बारे में इस गांव में है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था भारत में? 1992 में स्टार्ट हुआ था। सफ़ेद हाथियों का देश किसे बोलते हैं? थाईलैंड को बोलते हैं। किसको? थाईलैंड को बोलते हैं, ध्यान रखें। और राजस्थान के किस जिले में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? तो इसको भी ध्यान रखें, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जयपुर में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान स्टार्ट किया है? त्रिपुरा सरकार ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकृति से प्रेरित होकर मधुमक्खी हम सभी का पोषण करती है, इस थीम के साथ विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो ये तो मतलब हर साल 20 मई को ये मनाया जाता है। थीम क्या है, एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको। प्रकृति से प्रेरित होकर मधुमक्खी हम सभी का पोषण करती है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इंस्पायर्ड बाई नेचर बीज नोरिसेस अस ऑल। ये इसका इस बार का थीम हो जाएगा। मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। नेक्स्ट है कि हाल ही में निकू सोरडैन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं रोमानिया के। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आज के वीकली करंट अफेयर का सेशन। कमेंट में बताइए आप लोग कैसा लगा वीडियो। और डेली करंट अफेयर अभी हम लोग कुछ दिन तक बंद रखेंगे, उसे वीकली ही करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा एग्जाम ढेर सारे आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि 20-25 दिन के अंदर सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो 1 महीने के अंदर हैं वो मैं कवर कर दूँ। पिछले 6 महीने वाले टॉपिक वाइज, जैसे इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, साइंस रिलेटेड हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, डेज वाले क्वेश्चन हो गए, ये सारे। इसलिए मैंने इसको डेली वाला बंद कर रखा है। वीकली हम लोग करते रहेंगे, 10 दिन पे भी करेंगे, मंथली भी करेंगे, 1 लाइनर भी करेंगे, सब करेंगे, डेली वाला छोड़ के। बाकी आप लोग ध्यान रखें अपना। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।